मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 856 सिल्वर सिटी नीलामी। महल से बाहर आने के बाद मरियम अपने बड़े भाई के साथ शराब पीना चाहता था। हालांकि इस समय विपिन का संदेश टोकन बज उठा। उन्हें अपने बड़े भाई लक्ष्मी गोपाल का संदेश मिला। कनिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल से लक्ष्मी गोपाल ने पूछा, आप कहाँ हो? विपिन ने तुरंत उत्तर दिया, मैं पूर्व के तंग में शाही महल में हूँ। शाही महल में? हाँ, मैं इस समय एकांत रेनबो प्रीफेक्चर में सिल्वर सिटी में हूँ। यह एक बड़ी नीलामी है जो कुछ दिन तक चलेगी। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ आए, मैं आपको आपका उपहार दूंगा। यह कुछ ऐसा है जिसकी यहाँ नीलामी की जाएगी, लक्ष्मी गोपाल कहा। विपिन उत्सुक था। फार्मा टेरिटरी में उसके 3 वरिष्ठ भाइयों में से प्रत्येक ने अपनी पहली मुलाकात के लिए एक उपहार तैयार किया था। हालांकि उन्होंने केवल तीसरे वरिष्ठ भाई और दूसरे वरिष्ठ भाई माउंटेन से उपहार प्राप्त हुए थे, क्योंकि उसके बड़े वरिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल ने अभी तक वह वस्तु प्राप्त नहीं की थी। सीनियर ब्रदर ने मेरे लिए जो उपहार तैयार किया है वह नीलामी में है, विपिन ने कुछ उम्मीद के साथ सोचा। उसके बड़े वरिष्ठ भाई शक्तिशाली और प्रतिष्ठित थे, इसलिए उन्हें पहले से जो उपहार तैयार किए वह शानदार होगा। विपिन ने मरियम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और तुरंत सिल्वर सिटी की ओर चल पड़े। पूर्व तंग में वर्म होल से गुजरने के बाद विपिन जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। सिल्वर सिटी मूल रूप से एकांत एरेना प्रीफेक्चर बहुत समृद्ध थी। इस समय सिल्वर सिटी एक बड़े पैमाने पर नीलामी की मेजबानी कर रहा था, जो हर 1000 साल में खुलती है। यहाँ कहा गया था कि अनगिनत खजानों की नीलामी की जाएगी, जिससे वह सारे विशेषज्ञों को आकर्षित किया। नीलामी में कुछ खजानों ने दाव मास्टर का ध्यान भी आकर्षित किया, इसलिए दाव मास्टर इसमें भाग लेंगे। शानदार नीलामी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब विपिन पहुंचे तो नीलामी 2 दिन से चल रही थी। प्रत्येक 2 दिन में 1000 से कम खजानों की नीलामी हुई, लेकिन विशेषज्ञों का उत्साह कम नहीं हुआ। नीलामी स्थल को 2 परतों में विभाजित किया गया था। प्रदर्शनी मंच पहली मंजिल पर था, जो बहुत सारी सीटों से घिरा हुआ था। पहली मंजिल पर खजाने के लिए बोली लगाने वाले अधिकांश लोग साधारण योद्धा थे। शायद कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ वहां छिपे होंगे। दूसरी मंजिल शानदार वीआईपी कमरों से सुसज्जित था, जिसमें से एक को किराए पर लेने की लागत प्रतिदिन 10 मिलियन दिव्य रत्न की थी। साधारण विशेषज्ञ वीआईपी कमरों में प्रवेश के पाव भी नहीं रखते थे। नीलामी में जिसके पास स्वतंत्र वीआईपी कमरा था, वे आमतौर पर दाव मास्टर जैसे सर्वोच्च विशेषज्ञ या मजबूत पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञ थे। पहली मंजिल पर प्रदर्शनी मंच पर एक सीक्रेट स्किल काले कपड़े पहने मेजबान की नीलामी को देखते हुए दिखाई दिए। भागने के लिए गुप्त कौशल का उपयोग किया गया था। पहली मंजिल पर कई योद्धा इसके लिए उत्सुक थे और उत्सुक से बोली लगा रहे थे, इसलिए गुप्त कौशल की कीमत 13 मिलियन दिव्य रत्न तक बढ़ने में देर नहीं लगी। विपिन ने दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरों के बारे में सोचते हुए पहली मंजिल पर सीट ले ली। बड़े भाई को भी वीआईपी कमरों में से एक में होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि विपिन किस सोच में डूबा हुआ था। वह यह जानने को उत्सुक था कि लक्ष्मी गोपाल ने उसके लिए क्या तैयार किया है। नीलामी अभी भी चल रही है। एक एक करके खजानों पेश किया गया है। वह सभी प्रकार के खजाने थे, जैसे जादुई हथियार, गुप्त कौशल, अमृत और प्रकृति खजाने सभी उच्च स्तर के थे। कुछ खजाने बेहद दुर्लभ थे, यहाँ तक कि उन्हें वीआईपी कमरों के विशेषज्ञों को भी आकर्षित किया। हालांकि कोई भी खजाना विपिन के काम का नहीं आया। समय यहाँ तक कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत थी तो वह ब्लड ईगल गार्ड के ट्रेजर वर्ल्ड में उसके लिए पॉइंट का व्यवहार करने में सक्षम था। समय बीतता गया। वह विपिन वही शांति से बैठा रहा और किसी भी चीज के लिए बोली नहीं लगाई। पलक झपकते ही शेष 10 दिन लगभग पूरे बीत गए। कई खजानों की नीलामी हो चुकी थी और केवल आखिरी 3 खजाने बचे थे। स्वाभाविक रूप से अंतिम खजानों का मूल्य पिछले खजानों से बेहतर होगा। कई योद्धाओं की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। वीआईपी कमरों में विशेषज्ञों ने इसकी तैयारी भी कर ली थी।
सबसे पहले खजाना निकाला गया। यह एक प्राचीन आभा वाला जंग लगा हुआ लोहे का टोकन निकला। पहली नजर में ये टोकन सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वीआईपी कमरों में मौजूद विशेषज्ञों ने लोहे के निशान पर हार्टलेस शब्द खुदा हुआ देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। ये हार्टलेस पैलेस का एक प्रतीक है। हाँ, ये गलत नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि हार्टलेस डिवाइन पैलेस से 9 टोकन पूरे अनंत विश्व में फैले हुए हैं। मुझे आज यहाँ एक भी देखने की उम्मीद नहीं थी। हार्टलेस डिवाइन पैलेस में कई बेहतरीन अवसर हैं, इसलिए ये टोकन काफी मूल्यवान है। पहला टुकड़ा ये टोकन है। जिन विशेषज्ञों को इस वस्तु के बारे में पता चला वे बोली लगाने के लिए तैयार थे। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने खजाने का परिचय देना शुरू किया। हर किसी का पहला खजाना ये टोकन है। ये हार्टलेस डिवाइन पैलेस से एक टोकन है। इस टोकन के साथ आप हार्टलेस डिवाइन पैलेस में प्रवेश कर सकते हैं और कुछ महान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अब नीलामी शुरू हो गई है। हम 100 मिलियन दिव्य रत्नों से शुरू करेंगे। जैसे ही काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने इसकी घोषणा की, जिन विशेषज्ञों ने इस टोकन की लालसा की थी, उन्होंने इस पर बोली लगाने से पहले कोई समय बर्बाद नहीं किया। 100 करोड़ दिव्य रत्न, 200 मिलियन दिव्य रत्न, 500 मिलियन दिव्य रत्न। थोड़ी देर बाद किसी ने 800 मिलियन दिव्य रत्नों की बोली लगाई, जो एक दाव मास्टर की सारी संपत्ति के लगभग बराबर थी। वह कीमत चिंताजनक गति से बढ़ रही थी। हृदयहीन दिव्य महल। विपिन ने भौहें चढ़ा दी क्योंकि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि चूंकि यह टोकन शक्तिशाली विशेषज्ञों को इसके लिए बोली लगाने के लिए काफी अच्छा था, इसलिए हार्टलेस डिवाइन पैलेस बेहद असाधारण होना चाहिए। टोकन की कीमत शीघ्र ही 24 बिलियन दिव्य रत्नों तक पहुंच गई। एक बार जब यह इस कीमत पर पहुंच गया तो कोई भी इससे अधिक बोली लगाने को तैयार नहीं था। अंत में टोकन को वीआईपी रूम में एक व्यक्ति ने 24 अरब दिव्य रत्नों की कीमत पर खरीदा। अध्याय 857 अंतिम खजाना। पहले खजाने की नीलामी के बाद दूसरे खजाने को प्रदर्शित किया गया। यह विशाल कुल्हाड़ी के आकार का एक जादुई हथियार था। इस सियान विशालकाय कुल्हाड़ी को प्रदर्शनी शेल्फ पर रखते ही एक अत्यंत भयानक आभा उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि वीआईपी कमरों में दाव मास्टर्स ने भी अपना लुक बदल लिया। सम्राट हथियार। इसके अलावा ये कोई सामान्य हथियार नहीं है। ऐसी मजबूत शक्ति, यह एक चरम स्तर का सम्राट हथियार होना चाहिए। हे भगवान! पहला खजाना हार्टलेस डिवाइन पैलेस का एक प्रतीक था और दूसरा एक शिखर स्तर का सम्राट हथियार है। यह एक अच्छी चीज है। दुर्भाग्य से मैं एक विशाल कुल्हाड़ी के साथ कुशल नहीं हूँ, इसलिए यह मेरे लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी मंजिल पर बहुत से लोगों ने आह भरी। एक सम्राट हथियार एक दाव मास्टर के लिए भी बेहद उपयोगी था। उच्च स्तरीय सम्राट हथियार और भी अधिक उपयोगी थे। एकमात्र अफसोस ये था कि यह सम्राट हथियार एक विशाल कुल्हाड़ी थी, जबकि केवल 3 या 4 शीर्ष विशेषज्ञों ने एक विशाल कुल्हाड़ी को अपने हथियार के रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना था। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं ये जादुई हथियार लेकर रहूंगा। यह विशालकाय कुल्हाड़ी मेरी होगी। जल्दी से हमारे कबीले से और दिव्य रत्न ले आओ। मैंने इस विशाल कुल्हाड़ी को खरीदने का फैसला किया है। जिन विशेषज्ञों ने विशालकाय कुल्हाड़ी को अपने हथियार के रूप में चुना, वे इसके प्रति लगभग पागल हो रहे थे। चरम स्तर का सम्राट हथियार केवल भाग्य पर निर्भर रहकर ही पाया जा सकता था। यह उनके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। जल्द ही उन्होंने इस जादुई हथियार पर पागलों की तरह बोली लगाना शुरू कर दिया। बाजार में एक साधारण सम्राट हथियार की कीमत करोड़ों दिव्य रत्नों में होती है। चरम स्तर पर एक सम्राट हथियार की कीमत निश्चित रूप से उससे 10 गुना अधिक थी। अंत में ये सर्वोच्च स्तर का सम्राट हथियार 68 बिलियन दिव्य रत्नों की आश्चर्यजनक कीमत पर बेचा गया।
पहले और दूसरे खजाने की लुभावनी कीमत पर नीलामी होने के बाद आखिरी खजाना सामने आया। जब काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने आखिरी खजाना निकाला तो नीलामी में मौजूद कई लोगों के दिल धड़कने लगे। पहला खजाना 24 अरब दिव्य रत्नों में बिका, जबकि दूसरा 68 अरब दिव्य रत्नों में बिका। तीसरा, जो आखिरी भी था, वह तो और भी कीमती और मूल्यवान होगा। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जो तीसरा खजाना निकाला, वह 3 पेंटिंग थी। हाँ, 3 साधारण पेंटिंग। हालांकि उपस्थित सभी लोग जानते थे कि यह असाधारण होगा, क्योंकि यह आखिरी खजाना था। हर कोई, यह आज का आखिरी खजाना है। आप जो 3 पेंटिंग देख रहे हैं, वे वास्तव में संरचनाओं का एक सेट हैं। सटीक रूप से कहें तो यह एक तलवार की संरचना है, काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने समझाया। तलवार रचना उनके शब्दों से भीड़ में हलचल मच गई। विपिन ने भी इसे ध्यान से देखा। लक्ष्मी गोपाल ने उल्लेख किया कि उनके लिए उपहार नीलामी में बेचा जाएगा। पिछले खजाने का उनके लिए कोई मतलब नहीं था, जबकि आखिरी खजाना तलवार सिद्धांत से संबंधित एक तलवार का निर्माण था। इस तलवार संरचना को 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना कहा जाता है। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग चेहरे पर मुस्कान के साथ जानबूझकर रुक गए, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी कि तलवार निर्माण के नाम से नीलामी घर की दूसरी मंजिल पर हलचल मच गई। 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना, यह 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना है। ये वह जनजाति में वापस जाओ और मेरे लिए ढेर सारे दिव्य रत्न इकट्ठा करो। 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना प्रकट हुई है। मुझे इसे प्राप्त करना होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरों के विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए, यहाँ तक कि वे दाव मास्टर्स जो तलवार सिद्धांत में अच्छे नहीं थे और उन्हें 9वें स्वर्ग तलवार निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इसका नाम सुना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नीलामी में आखिरी खजाना पौराणिक 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना थी। चूंकि दूसरी मंजिल के विशेषज्ञों के पास व्यापक ज्ञान था, इसलिए वे 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना की उत्पत्ति को जानते थे। लेकिन पहली मंजिल पर सामान्य योद्धा बहुत भ्रमित थे। विपिन सहित उन्हें पता नहीं था कि 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना क्या थी और उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने परिचय जारी रखा। 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना एक बहुत ही जटिल और मजबूत तलवार संरचना है, जिसे 2 असाधारण विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया था। उनमें से एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था जो तलवार सिद्धांत सनराइज तलवार सम्राट में प्रथम स्थान पर है। सूर्योदय तलवार सम्राट। जब काले कपड़े पहने बुजुर्ग के मुंह से नाम बोला गया तो पूरा नीलामी घर तुरंत उबलने लगा। सूर्योदय तलवार सम्राट, अनंत विश्व में नंबर 1 तलवार कल्टीवेटर। यह वो था। कई लोगों ने चौंककर अपनी आंखें फैला ली। सनराइज स्वॉर्ड सम्राट को अनंत विश्व में नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर के रूप में मान्यता दी गई थी और उसे बहुत प्रतिष्ठा मिली थी। यहाँ तक कि पूर्व के तांग में चरम चरण के 4 सम्राट भी उनके जितने प्रसिद्ध नहीं थे। ताकत के मामले में केवल महारानी किंग, जो बहुत पहले मर चुकी थी, सनराइज स्वॉर्ड सम्राट से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। अन्य 3 सम्राट, सम्राट जयसेन, सम्राट यून और महारानी लीलारानी, सभी उससे कमजोर थे। सनराइज स्वॉर्ड सम्राट की भयानक ताकत की कल्पना की जा सकती थी। नीलामी की पहली मंजिल के एक कोने में काले लिबास वाले बुजुर्ग की बात सुनकर विपिन ने भी अपना सिर ऊपर उठाया। सूर्योदय तलवार सम्राट विपिन को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपने गुरु प्रेमचंद से एक टोकन मिला था जिसमें सनराइज स्वॉर्ड सम्राट की ओर से स्वॉर्ड एसेंस की 3 धारियां थीं। उन्होंने सबसे कमजोर का उपयोग किया था, जिसमें पहले से ही एक लुभावनी तलवार सार शामिल था। वह इस सर्वोच्च सत्ता के प्रति प्रशंसा से भरा हुआ था, जिसे अनंत विश्व में नंबर 1 तलवार कल्टीवेटर के रूप में जाना जाता है। नीलामी की दूसरी मंजिल पर एक वीआईपी कमरे में चाचा वास्तव में सनराइज तलवार सम्राट हैं।
वे इतने महान हैं कि क्या उनके साथ इतनी गंभीरता से व्यवहार किया जाना चाहिए। एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था। वे पूर्व के तांग में एक महान कबीले से आए थे जहां कई विशेषज्ञ और यहां तक कि 4 दाव मास्टर भी थे। ये सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग 4 दाव मास्टर्स में सबसे मजबूत था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के विचार में चूंकि सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग इतना मजबूत और अनंत दुनिया में प्रसिद्ध था, इसलिए उसकी तुलना सनराइज तलवार सम्राट से की जानी चाहिए। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा कि सनराइज तलवार सम्राट वह एक राक्षस है। कई साल पहले मैं उनसे एक बार मिला था और उन्हें केवल एक तलवार के वार से एक दाव मास्टर को मारते हुए देखा था। वह दाव मास्टर मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। आपको क्या लगता है कि क्या वह गंभीरता से इलाज करने के योग्य है? अध्याय 858 9वीं स्वर्ग तलवार निर्माण। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की बातें सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी कांप उठा। वह अपने चाचा की ताकत से बहुत परिचित था, लेकिन उसके चाचा ने कहा कि सनराइज तलवार सम्राट ने एक दाव मास्टर को मारने के लिए केवल एक तलवार के वार का इस्तेमाल किया था जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। सनराइज स्वॉर्ड एम्पेरो कितना मजबूत था। 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना वास्तव में सनराइज तलवार सम्राट द्वारा एक अन्य विशेषज्ञ के साथ बनाई गई थी। इसका मूल्य अथाह है। मेरे पास अभी भी कुछ दिव्य रत्न हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह पर्याप्त है या नहीं। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने दोनों मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। नीलामी में काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने इधर उधर देखा। योद्धाओं के आश्चर्य पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने फिर से बात की। 9वें स्वर्ग तलवार संरचना के अन्य निर्माता दाव मास्टर स्पिरिट थे, जिन्हें अनंत दुनिया में नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मिलकर 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना बनाई। सनराइज स्वॉर्ड एम्परर की सर्वोच्च तलवारबाजी और दाव मास्टर स्पिरिट के फॉर्मेशन पर गहन शोध के साथ यह तलवार फॉर्मेशन अनंत दुनिया में सबसे मजबूत तलवार फॉर्मेशन है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, नीलामी एक बार फिर शुरू हो गई। अनंत दुनिया में नंबर 1 तलवार कल्टीवेटर और अनंत दुनिया में नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर, उन्होंने मिलकर सबसे मजबूत तलवार संरचना बनाई। सिर, जो लोग तलवार सिद्धांत में पारंगत नहीं थे, उन विशेषज्ञों ने भी इस तलवार निर्माण पर अभूतपूर्व पागलपन प्रदर्शित किया। विपिन की आंखें भी चमक उठी। वह अनंत विश्व में नंबर 1 तलवार निर्माण के प्रति उम्मीदों से भरा था। 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना में वास्तव में 4 तलवार संरचनाएं शामिल हैं, लेकिन आज केवल पहली 3 की नीलामी की जा रही है। जो आपके सामने 3 पेंटिंग हैं। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा कि उनके शब्दों ने नीलामी में कई विशेषज्ञों को कुछ हद तक निराश कर दिया। केवल 3 तलवार संरचनाएं नीलामी के लिए थीं। जाहिरा तौर पर यह संपूर्ण 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना नहीं थी। फिर भी पहली 3 तलवार संरचनाएं पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। आरक्षित मूल्य 1 अरब दिव्य रत्न है। आइए अब शुरू करते हैं, काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने घोषणा की। जो विशेषज्ञ 9वें स्वर्ग तलवार निर्माण के दीवाने थे, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 1 अरब दिव्य रत्न, 13 अरब, 15 अरब। नीलामी की कीमत चिंताजनक गति से बढ़ रही थी। अचानक दूसरी मंजिल 5 बिलियन डिवाइन जेम्स के बीच में एक वीआईपी कमरे से एक ठंडी आवाज आई। 5 अरब। क्या इस आदमी ने नीलामी की कीमत सीधे 5 अरब दिव्य रत्नों तक बढ़ा दी? कौन है ये? दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरों में मौजूद विशेषज्ञ भी उस कमरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके जहां से आवाज आई थी। 5 अरब दिव्य रत्न। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उस कमरे की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। अंकल, ऐसा लगता है कि यह आदमी 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना प्राप्त करने के लिए दृढ़ है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा।
दृढ़ निश्चयी हम हर कोई दृढ़ निश्चयी नहीं होता। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने खर्राटे लेते हुए फिर से 55 अरब दिव्य रत्नों की बोली लगाई। 10 अरब उदासीन आवाज फिर सुनाई दी। पूरा नीलामी घर शांत हो गया। 10 अरब दिव्य रत्न अधिकांश लोगों की कल्पना से परे की राशि थी। जो लोग 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना के दीवाने हो गए थे, उन्होंने गहरी सांस ली और बोली लगाने से इनकार करने का फैसला करते हुए अपना सिर हिलाया। इस नीलामी में 1 दर्जन दाव मास्टर्स सहित बहुत सारे विशेषज्ञ आकर्षित हुए थे। हालांकि उनमें से कुछ ही 10 बिलियन दिव्य रत्न खरीद सकते थे। कौन है वह आदमी? नई बोली सुनकर सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग क्रोधित हो गया। उसका कबीला 10 अरब दिव्य रत्न खरीदने में सक्षम था, लेकिन वह इस बार इतने सारे दिव्य रत्न नहीं लाया। इसलिए वह इस आदमी के खिलाफ बोली जारी नहीं रख सका। जाओ उस आदमी की पहचान पता करो, मैं जानना चाहता हूँ कि यह कौन है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपनी आवाज में ठंडक का संकेत देते हुए कहा। हाँ, अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत जांच करने गया। जीवंत नीलामी आखिरकार शांत हो गई जब ठंडी आवाज ने 10 अरब दिव्य रत्नों की बोली की घोषणा की। किसी अन्य ने अधिक कीमत की बोली लगाने की पेशकश नहीं की। अंत में ठंडी आवाज वाले व्यक्ति को 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना की पहली 3 तलवार संरचनाएं मिली। हा सब लोग, जब से आखिरी खजाना नीलाम हुआ है, चलो इसे एक दिन कहते हैं। अब आप जा सकते हैं। नीलामी घर में काले कपड़े पहने बुजुर्ग की तेज आवाज गूंजी, जिसके बाद विशेषज्ञ तितर बितर होने लगे। तितर बितर होते समय भी वे 9वें स्वर्ग तलवार निर्माण के बारे में बात कर रहे थे। 10 अरब दिव्य रत्नों की अविश्वसनीय बोली ने उन्हें बार बार आश्चर्यचकित किया। जिस वीआईपी कमरे में सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग रुका था, वहां अधेड़ उम्र का व्यक्ति लौट आया था। वह बुजुर्ग के पास गया और भयभीत भाव से कहा, अंकल, मुझे उस आदमी की पहचान मिल गई है। हम वह कौन है? बड़े ने तुरंत उसकी ओर देखा। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ कि वह कौन है, लेकिन मुझे पता है कि वह शून्य मंदिर से आता है। हमारे कबीले से मिली जानकारी के अनुसार वह संभवतः मास्टर ब्लड सेबर है, जो शून्य मंदिर के 18 गुरुओं में से एक है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्तर दिया। यह वह क्या है? सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग हैरान रह गया और उसकी आंखों में डर की झलक झलकने लगी। शून्य मंदिर एक विशाल अधिभार था जिसे पूर्व के तांग ने अपमानित करने का साहस नहीं किया। अनंत संसार में एक वास्तविक अधिपति, 18 स्वामी जो शिखर दाव मास्टर थे, शून्य मंदिर में बहुत ऊंचे पद पर थे। इसलिए सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उनमें से किसी को भी अपमानित करने का साहस नहीं किया। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने मास्टर ब्लड सेबर के बारे में सुना था, जो कुछ समय पहले ही मास्टर बना था, लेकिन बेहद मजबूत था। मास्टर ब्लड सेबर को निश्चित रूप से शून्य मंदिर के 18 मास्टर्स के बीच शीर्ष 5 में स्थान दिया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मास्टर ब्लड सेबर कृपाण का उपयोग करने में कुशल है और उसकी कृपाण तकनीक बेहद क्रूर और तेज है। उसने 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना क्यों खरीदी? क्या यह उसके लिए बेकार नहीं है? क्या वह इसे किसी और को दे रहा है? क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि मास्टर ब्लड सेबर हमेशा अकेले रहते हैं और उनके कुछ दोस्त होते हैं? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने विचार किया। हालांकि चूंकि 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना मास्टर ब्लड सेबर की थी, इसलिए अब उसने इस पर ध्यान केंद्रित करने की हिम्मत नहीं की। ओह ठीक है, यह अफसोस की बात है। अधेड़ उम्र के आदमी के साथ जाने से पहले उसने हल्की सी आह भरी। अध्याय 859, एक उदार उपहार। हालांकि बाकी सब लोग चले गए थे, फिर भी विपिन वहीं रुका हुआ था। निश्चित रूप से कुछ ही देर बाद उन्हें लक्ष्मी गोपाल जूनियर भाई से संदेश मिला कि दूसरी मंजिल पर नंबर 14 वीआईपी कमरे में आए। नहीं, 14
बिपिन को तुरंत एहसास हुआ कि यह उस व्यक्ति का कमरा नंबर था जिसने 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना खरीदी थी। बिंगो, बिपिन ने फीकी मुस्कान के साथ सोचा और फिर सीधे वीआईपी कमरे में कदम रखा। कमरे में अकेले बैठे लक्ष्मी गोपाल ने अंदर आते ही बिपिन पर कुछ फेंक दिया। स्वाभाविक रूप से ये 3 पेंटिंग थीं जिनमें 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना शामिल थी। क्या आपको यह उपहार पसंद है? कनिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल ने मुस्कुराते हुए बिपिन की ओर देखा। बिपिन उत्सुकता से अपने हाथ में 3 पेंटिंग स्क्रॉल को देखता रहा। बिपिन को पता था कि लक्ष्मी गोपाल उसके लिए एक उदार उपहार तैयार करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना कीमती होगा। इन 3 पेंटिंग्स की कीमत 10 अरब दिव्य रत्नों की थी। धन्यवाद प्रथम वरिष्ठ भाई, बिपिन ने कृतज्ञता पूर्वक कहा। आपका स्वागत है। लक्ष्मी गोपाल ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। बिपिन ने तीनों पेंटिंग्स को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में रख दिया और लक्ष्मी गोपाल के सामने बैठ गए और फर्स्ट सीनियर ब्रदर से पूछा कि क्या आपको पहले से पता था कि 9th हेवन स्वॉर्ड फॉर्मेशन आज नीलामी के लिए होगा? हाँ, लक्ष्मी गोपाल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि मुझे पता था कि मेरा एक नया कनिष्ठ भाई है, इसलिए मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार करना शुरू कर दिया। मुझे शून्य मंदिर से पता चला कि 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना आज नीलामी के लिए थी, इसलिए मैं इसके लिए तैयार था। 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना बहुत कीमती है। सौभाग्य से मैंने तैयारी की ताकि मैं इसे केवल 10 अरब दिव्य रत्नों में खरीद सकूं। यदि नीलामी घर ने 9वें स्वर्ग तलवार निर्माण की खबर फैलाई होती तो निश्चित रूप से इसने बहुत से विशेषज्ञों को आकर्षित किया होता जो और अधिक दिव्य रत्न लाते। उस समय तक मेरे लिए इसे खरीदना अधिक कठिन होता। लक्ष्मी गोपाल की बात सुनकर बिपिन ने सिर हिलाया। चूंकि 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना वास्तव में बहुमूल्य थी, इसका वास्तविक मूल्य संभवतः 10 अरब दिव्य रत्नों से अधिक था। वैसे कनिष्ठ भाई, मैंने हमारे मास्टर से सुना है कि आपने जिया कबीले के दूसरे मास्टर को मार डाला है। लक्ष्मी गोपाल ने अचानक पूछा। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, भले ही दूसरा गुरु पहले गुरु जितना प्रतिभाशाली नहीं था, उसे लंबे समय तक जिया कबीले द्वारा विकसित किया गया था। जिया कबीले को उसकी मृत्यु पर एक बड़ी क्षति महसूस हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने हमारे गुरु और प्राचीन संप्रदाय को दोषी ठहराया। लक्ष्मी गोपाल हंसे। उन्होंने हमारे गुरु और प्राचीन संप्रदाय को दोषी ठहराया? बिपिन ने सोच समझकर पूछा। उसे जिया कबीले के गुस्से की उम्मीद थी और उसने अपने गुरु को इसके बारे में बताया था। चिंता मत करो, हालांकि जिया कबीला गुस्से में था और बदला लेना चाहता था। जब तक मैं जीवित हूँ वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लक्ष्मी गोपाल ने कहा। क्या आपने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की? बिपिन ने पूछा। नहीं, मैंने सिर्फ जिया कबीले को एक संदेश भेजा है कि आप मेरे कनिष्ठ भाई हैं और हम प्राचीन संप्रदाय के शिष्य हैं। लक्ष्मी गोपाल मुस्कुराए और जारी रखा। हालांकि जिया कबीला पूर्व के तांग में सबसे मजबूत अधिपति कबीला है और हमेशा दबंग रहा है। ऐसा लगता है कि वे कुछ योजना बना रहे हैं, इसलिए वे अभी के लिए कम प्रोफाइल रख रहे हैं। फिलहाल वे मुझे नाराज करने के लिए तैयार नहीं हैं। शून्य मंदिर के स्वामी सिर्फ क्रोध के कारण। निसंदेह मैं उन्हें केवल प्राचीन संप्रदाय से बदला लेने से रोक सकता हूँ। मैं उन्हें आपको निशाना बनाने से नहीं रोक सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिया कबीला आपको मारने के तरीके ढूंढेगा, लेकिन वे हमारे गुरु और प्राचीन संप्रदाय को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सचमुच? बिपिन ने तनिक भी आश्चर्य न करते हुए भौहें ऊपर उठाईं। हालांकि शून्य मंदिर में लक्ष्मी गोपाल की स्थिति ऊंची थी, फिर भी वह जिया कबीले को बिपिन से बदला लेने से नहीं रोक सका। जिया कबीले ने पहले ही लक्ष्मी गोपाल को सम्मान दिया था जब उन्होंने प्राचीन संप्रदाय से बदला लेना छोड़ने का फैसला किया था।
कनिष्ठ भाई जिया कबीले के पास बहुत सारे तरीके हैं। एक बार जब आप जिया कबीले द्वारा खोजे जाते हैं तो ये वास्तव में परेशानी भरा होगा, इसलिए आपको सावधानी से काम करना चाहिए, लक्ष्मी गोपाल ने कहा। समझा, बिपिन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही आपका उपहार दे दिया है। मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अगर आपको मेरी जरूरत है तो किसी भी समय मुझे एक संदेश भेजें, लक्ष्मी गोपाल ने कहा। धन्यवाद, प्रथम वरिष्ठ भाई बिपिन ने कृतज्ञता पूर्वक कहा। लक्ष्मी गोपाल के जाने के कुछ देर बाद बिपिन भी चुपचाप चला गया। वह सिर्फ एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन यिन यांग दर्पण के साथ भेष बदलने के कारण वह शाश्वत क्षेत्र में प्रतीत होता था। इसलिए जब वह चला गया तो उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं गया। नीलामी घर छोड़ने के बाद वह वर्महॉल के माध्यम से ब्लड ईगल गार्ड निवास पर लौट आया। एक बार जब वह अपने शयन कक्ष में लौटे तो बिपिन ने 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अरे भाई, यह 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना है, कितना आश्चर्यजनक। वह अपने हाथ में लिए 3 चित्रों को देखता रहा। प्रत्येक पेंटिंग 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना की तलवार संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। उन सभी के पास एक अलग शक्ति थी। पहली तलवार संरचना को ट्रैकेलेस स्वॉर्ड मूव कहा जाता था। 36 तलवार प्रकार के जादुई हथियारों को एक साथ जोड़कर एक बेहद भयानक तलवार चाल जारी की जाएगी, जो संरचनाओं की विशेष संरचना के अनुसार काम करेगी। दूसरी तलवार संरचना का नाम फ्लैश स्वॉर्ड फॉर्मेशन था, जिसके लिए 72 तलवारों के संयोजन की आवश्यकता थी। तीसरे को ऑरोरा स्वॉर्ड फॉर्मेशन कहा जाता था, जिसके लिए 108 तलवारों की आवश्यकता थी। प्रत्येक तलवार का गठन पिछले वाले से अधिक मजबूत था। उन्हें तलवार संरचनाएं कहा जाता था क्योंकि वे तलवार प्रकार के जादुई हथियारों का एक संयोजन थे, लेकिन वास्तविक उद्देश्य उनकी शक्ति में सुधार करना था। हालांकि इसके बारे में सबसे भयानक बात तलवारबाजी का सर्वोच्च स्तर था। इस तलवार निर्माण के लिए बहुत सारे जादुई हथियारों की आवश्यकता होती है। बिपिन ने थोड़ा तिरछा किया और 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना का परिचय पढ़ा। जितने ऊंचे स्तर के जादुई हथियार होंगे, उतने ही बेहतर होंगे। मानक निर्मित जादुई हथियारों का उपयोग करना सबसे अच्छा है क्योंकि वे समान स्तर और शक्ति के हैं। इन जादुई हथियारों को प्राप्त करना आसान है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मैंने बहुत सारे ब्लड ईगल गार्ड कार्यों को पूरा किया है और कई अंक अर्जित किए हैं। मेरे बाकी अंकों और मेरे सभी दिव्य रत्नों के साथ मैं एक सेट के बदले विनिमय करने में सक्षम होना चाहिए। इस तलवार निर्माण के साथ उपयोग करने के लिए जादुई हथियार मुख्य कारक 3 तलवार संरचनाएं हैं। वे बहुत रहस्यमय हैं। ये सचमुच बहुत रहस्यमय और बहुत गहरा था। बिपिन ने पहली तलवार के निर्माण पर शोध करना शुरू किया। हालांकि आधे महीने बाद भी उन्हें इस पर कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे मुझे प्रथम तलवार निर्माण पर ध्यान करने के लिए दिव्य सागर में जाना होगा। अध्याय 860 रक्त आकाश तलवार दिव्य सागर। यह विशाल और भव्य था। ब्लड ईगल गार्ड में शामिल होने के बाद बिपिन ने 1 महीने तक दिव्य सागर में एकांत में खेती की थी। इस अवधि में उन्होंने काफी प्रगति की थी। एक बार फिर उसे दिव्य सागर में प्रवेश करने का अवसर मिला था और इस बार वह 2 महीने तक भी रह सका। वह इसका एक क्षण भी बर्बाद नहीं करने वाला था। एक बार दैवीय सागर के अंदर जाकर उसने तुरंत रक्त सागर में खुद को भिगोना शुरू कर दिया। गर्म और अजीब ऊर्जा उसके शरीर में उसके छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर गई, जो उसके तलवार हृदय और शरीर में प्रवेश कर रही थी। यह उतना ही आरामदायक था जितना पिछली बार उसे अनुभव हुआ था। बिपिन ने गर्म ऊर्जा को सोखने की अनुमति देते हुए आराम किया। साथ ही उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना के पहले तलवार निर्माण के अध्ययन के लिए समर्पित कर दी।
9वीं स्वर्ग तलवार संरचना इतनी रहस्यमय और जटिल थी कि बिपिन आधे महीने तक इस पर ध्यान करने के बाद भी कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में विफल रहे। हालांकि एक बार जब उन्होंने दिव्य सागर में प्रवेश किया तो इसके विशेष प्रभाव ने उनकी व्यापक क्षमता में काफी सुधार किया, जिससे उनके लिए ध्यान करना बहुत आसान हो गया। इस पर समय उड़ गया। 2 महीने बाद बिपिन दिव्य सागर से बाहर चला गया। दिव्य सागर वास्तव में जादुई है क्योंकि मैं इससे पहले ही एक बार लाभान्वित हो चुका हूँ। मैंने सोचा था कि इस बार मेरी फसल बड़ी नहीं होगी, हालांकि यह और भी बड़ी हो गई। बिपिन की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह दैवीय सागर में अधिक समय तक रहा, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसने अधिक प्रगति की। उसके तलवार हृदय और शरीर में बहुत सुधार हुआ था, विशेषकर उसके तलवार हृदय में, जो स्तर 4 के शीर्ष पर पहुंच गया था और स्तर 5 से केवल 1 कदम दूर था। मेरे स्वॉर्ड हॉट के लिए हर कदम आगे बढ़ना बहुत कठिन है। आमतौर पर एक सामान्य शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ को मामूली सुधार देखने में भी कई साल लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं दिव्य सागर में 2 बार प्रवेश करने में सक्षम था, इसके विशेष प्रभाव ने मेरा बहुत समय बचाया। बिपिन ने सोचा। मुस्कान। जिस बात ने उन्हें वास्तव में खुश किया वह ये थी कि 2 महीने तक इस पर ध्यान करने के बाद आखिरकार वह पहली तलवार बनाने में महारत हासिल करने में कामयाब रहे। मैंने तलवार के गठन को पहले ही समझ लिया है। अब मुझे केवल कुछ जादुई हथियार प्राप्त करने और कुछ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए सोचा। फिर वह तुरंत ब्लड ईगल गार्ड के खजाने की तिजोरी की ओर चला गया। बिपिन ने कहा, मुझे अनंत क्षेत्र स्तर पर तलवार प्रकार के जादुई हथियारों की आवश्यकता है और यदि संभव हो तो वे समान होने चाहिए। 1 मिनट रुकिए। खजाने की तिजोरी की आत्मा ने उत्तर दिया। उसने तुरंत उसे खजानों की एक सूची दी। बिपिन उसे ध्यान से पढ़ने लगा। ब्लड ईगल गार्ड ट्रेजर वॉल्ट में कई प्रकार के मानक तलवार प्रकार के जादुई हथियार थे जो शाश्वत क्षेत्र स्तर पर थे। उनकी शक्ति और रूप बिल्कुल एक जैसे थे, इसलिए वे उसकी तलवार के निर्माण के लिए उपयुक्त थे। बिपिन ने अंततः ब्लड स्काई तलवार नामक एक मानक निर्मित जादुई हथियार पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लड स्काई तलवार एक बेहद पतली और तेज तलवार ब्लेड वाला एक पीक स्तरीय शाश्वत हथियार था। 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना का सबसे भयानक पहलू इसकी गति और शक्ति है, इसलिए तेज तलवारें निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त हैं। इसके अलावा रक्त आकाश तलवार बेहद उच्च स्तर की है। बिपिन ने सिर हिलाया। शिखर स्तर के शाश्वत हथियार सभी शाश्वत हथियारों में सबसे ऊंचे थे। कुछ भी उच्चतर एक सम्राट हथियार होगा। बिपिन ने 9वीं स्वर्ग तलवार संरचना बनाने के लिए सम्राट हथियारों का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें 36 मानक निर्मित सम्राट हथियार इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी जो अभी उनकी पहुंच से बाहर थे। इसलिए रक्त आकाश तलवारें अभी के लिए पर्याप्त होंगी। चरम स्तर के शाश्वत हथियार के रूप में ब्लड स्काई तलवार की बाजार में कीमत लगभग 10 मिलियन दिव्य रत्न थी। इसलिए ब्लड ईगल गार्ड ट्रेजर वॉल्ट में इसकी कीमत 1000 अंक थी। बिपिन ने 36 तलवारों के बदले सीधे 36,000 अंकों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ प्राकृतिक खजानों का भी आदान प्रदान किया जो उनके शरीर को बेहतर बना सकते थे, और उपचार के लिए या अन्य विशेष प्रभावों के साथ कुछ अमृत भी दिए, जिससे उन्हें पिछले 15 वर्षों में कार्यों को पूरा करके अर्जित किए गए सभी अंक खर्च हो गए। यहाँ तक कि उसने अपने सभी दिव्य रत्नों का उपयोग खजाने के बदले में कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी खरीदी जो अजीब थीं लेकिन उपयोगी हो सकती थीं। मैं स्टेलर फॉग सी में जा रहा हूँ, जहाँ अंक और दिव्य रत्न बेकार हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं, इसलिए अपनी वर्तमान ताकत को बेहतर बनाने के लिए बिंदुओं और दिव्य रत्नों का उपयोग करना बेहतर होगा।
तारकीय कोहरे सागर में प्रवेश करने से पहले मेरी ताकत में कोई भी सुधार मेरे जीवित रहने की संभावना बढ़ा देगा। विपिन को अपनी स्थिति की स्पष्ट समझ थी। पर्याप्त खजाना इकट्ठा करने के बाद उन्होंने ब्लड ईगल गार्ड निवास छोड़ दिया और एक गहरे पहाड़ पर चले गए, जहां उन्होंने अकेले 9वें स्वर्ग तलवार निर्माण का अभ्यास किया। एक शांत घाटी में गुंजन। पूरी घाटी में तलवारों की तीखी गूंज लगातार गूंजती रही। घाटी के केंद्र में दर्जनों तेज तलवारें आश्चर्यजनक गति से तुरंत एक दूसरे से जुड़ गईं। लॉन्गस्वॉर्ड्स ने तुरंत 2 फुट की स्कारलेट लॉन्गस्वॉर्ड बनाई, जो एक अजीब आभा से घिरी हुई थी। स्कारलेट लॉन्गस्वॉर्ड, जिसने बेहद भयानक आभा छोड़ी थी, वह अपने मास्टर विपिन के हेरफेर के तहत आगे बढ़ी। हूश। लाल रंग की बहती हुई रोशनी की एक लकीर आसमान में उल्कापिंड की तरह चमकती हुई आगे बढ़ी। स्वोश तलवार की रोशनी आकाश को भेदती हुई प्रतीत होती थी। जिससे वह जिस क्षेत्र से होकर गुजरती थी, वहां एक बड़ा छेद बन जाता था। इसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। हालांकि यह स्कारलेट लॉन्गस्वॉर्ड 100 मीटर से भी कम आगे बढ़ने के बाद अचानक कांपने लगा और पूरी तरह से दर्जनों ब्लड स्काई तलवारों में ढह गया। अपनी वसीयत का उपयोग करते हुए विपिन ने 36 रक्त आकाश तलवारों को वापस बुलाया। मैं तलवार का निर्माण करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसके कुछ विशेष अनुप्रयोगों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। पहली तलवार निर्माण ट्रैकिलेस स्वॉर्ड मूव का सबसे भयानक पहलू इसकी गति है। हालांकि जब मैं इसे प्रदर्शित करता हूँ तो ये बहुत धीमी होती है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी और अभ्यास करने की जरूरत है। तलवार का ये निर्माण बहुत जटिल था। विपिन द्वारा इसमें महारत हासिल करने के बाद भी उन्हें इसकी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने से पहले कुछ हद तक अभ्यास की आवश्यकता थी। हालांकि वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। इस दिन से वह इस एकांत घाटी में अकेले ही ट्रैकिलेस स्वॉर्ड मूव का अभ्यास करता रहा। उन्होंने स्वयं को तलवार निर्माण के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। जब वह अभ्यास कर रहा था तो समय उड़ गया।